एक बार की बात है, एक किसान के घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर एक कौआ रहता था। हर सुबह किसान उसे कुछ दाने डालता और जब किसान खेत की ओर चला जाता तो कौआ आसमान में उड़ जाता। उड़ते उड़ते वह पास के ब्रह्मा जी के दरबार तक पहुंच जाता। दरबार के बाहर एक नीम का पेड़ था और कौआ रोज उसी पेड़ पर बैठकर ब्रह्मा जी की सारी बातें ध्यान से सुनता। शाम को जब वह वापस आता तो किसान के पास उड़कर जाता और दिन भर की सारी बातें उसे सुनाया करता। एक दिन कौए ने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ेगा, पर पहाड़ों में खूब बारिश होगी। शाम होते ही कौआ भागा भागा किसान के पास पहुंचा और बोला, इस साल बारिश नहीं होगी, सोचो अब क्या किया जाए। ये क्या कह रहे हो कौवे, क्या सच में बारिश नहीं होगी? तुम ही बताओ दोस्त, क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा है कि पहाड़ों में बारिश होगी, तो क्यों न तुम अपनी खेती इस बार पहाड़ पे करो। किसान को बात समझ में आई। उसने तुरंत पहाड़ पर खेती की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। बोले, ये तो पागल हो गया है, बारिश ना होने पर पहाड़ पर खेती करेगा। किसान ने मुस्कुराकर कहा, कौवा मेरा दोस्त है, वह मुझे सही रास्ता दिखाता है। लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसका मजाक उड़ाते रहे। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। सारे खेत बंजर हो गए, लेकिन पहाड़ पर किसान की फसल लहराने लगी। वह अकेला था जिसके पास ढेर सारा अनाज जमा हुआ था। सभी लोग अब उसकी दूरदर्शिता की प्रशंसा करने लगे। अगले साल कौए ने फिर किसान से कहा, ब्रह्मा जी ने इस बार कहा है कि बारिश जरूर होगी, पर बहुत से कीड़े फसल को नष्ट कर देंगे। इस बार तुम पहले से ही मैना और छछूंदरों को खेत में बुला लेना ताकि वे कीड़ों को खा जाएं। किसान ने वैसा ही किया। उसने मैना पक्षियों और छछूंदरों को खेतों में रहने की जगह दी। गांव के लोग फिर हंसने लगे, लेकिन किसान ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस बार जब फसल उगी तो वाकई बहुत सारे कीड़े आए, पर पक्षियों और छछूंदरों ने सब खा लिए। किसान की फसल फिर से भरपूर हुई और उसके घर में अनाज के ढेर लग गए। तीसरे साल कौआ फिर ब्रह्मा जी के दरबार में गया। उसने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे थे, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, पर उस पर ढेर सारे चूहे टूट पड़ेंगे। कौआ तुरंत किसान के पास गया और बोला, मित्र, इस बार तुम्हें बहुत सी बिल्लियां बुलानी होंगी ताकि वे चूहों को खा जाएं। किसान ने वैसा ही किया। उसने बिल्लियों को खेतों और अनाज घरों में रखा। इस बार गांव के लोग भी उसके साथ बिल्लियां लाने लगे। परिणाम यह हुआ कि पूरे गांव की फसल चूहों से बच गई और सबके घर अन्न से भर गए। कौए की समझदारी और किसान के विश्वास ने पूरे गांव को अकाल, कीड़ों और चूहों से बचा लिया। सबको ये बात समझ में आ गई कि सच्चा दोस्त वही होता है जो समय पर सही सलाह दे, और जो दोस्त की बात पर भरोसा करे वही सच्चे सुख का हकदार बनता है। शिक्षा, सच्चे मित्र की सलाह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सच्चा दोस्त हमेशा भलाई ही चाहता है। एक शांत और सरल सा गांव था, जहां पंडित मित्र शर्मा अपने ज्ञान और सादगी के लिए जाने जाते थे। एक दिन वह अपने यजमान से एक बकरा दान में लेकर लौट रहे थे। रास्ता लंबा था और गांव से दूर जंगल के किनारे से होकर जाता था। दोपहर का सूरज ढलने लगा था और पंडित जी अपने कंधे पर बकरा उठाए निश्चिंत होकर चले जा रहे थे। उधर झाड़ियों के पीछे छिपकर 3 ठग पंडित को देख रहे थे। उन्होंने बकरा देखकर एक चालाक योजना बनाई। तीनों मिलकर लगातार पंडित के मन में शक डालें तो वो खुद यकीन कर लेगा कि वो बाकरा नहीं, कोई और छेज लेकर जा रहा है। योजना बन चुकी थी, अब बस सही समय का इंतजार था। थोड़ा आगे बढ़ते ही पहला ठग पंडित के सामने आया और भोलेपन का नाटक करते हुए बोला, आप ये कुत्ता क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या काम है इसका आपसे? पंडित जी हैरान, आप बकवास कर रहे हो? ये कुत्ता नहीं, मेरा बकरा है।
उन्होंने झिड़कते हुए कहा। ठग ने आंखें मटकाईं, फिर सहानुभूति भरे स्वर में बोला, अच्छा, ठीक है। अगर आपको कुट्टा ही ले जाना है तो मेरी क्या मजबूरी, आपकी मर्जी। और वह वहां से चला गया। पंडित जी ने सिर झटका और आगे बढ़ गए, पर मन में एक हल्की सी खलिश जरूर रह गई। थोड़ा और चले ही थे कि दूसरा ठग मिला। उसने पंडित को रोका और बड़े सम्मान से बोला, पंडित जी, आप इतने समझदार होकर भी ऊंची जाति के लोग कंधे पर कुत्ता लेकर चलते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। ये कुत्ता नहीं है, बकरा है। इस बार पंडित जी को थोड़ी झुंझलाहट हुई। क्या कुछ उन्होंने गलत है? फिर से डांटते हुए कहा और आगे बढ़ गए। लेकिन अब पंडित का मन 2 बार हिल चुका था। 2 लोग एक ही बात क्यों कह रहे हैं? यह सवाल भीतर ही भीतर जगह क्या कुछ बनाने गलत लगा। है? कुछ दूर जाकर तीसरा ठग मिला। उसने चिंता जताते हुए कहा, पंडित जी, कुत्ते को कंधे पर लादे ऐसा कौन चलता है? लोगों के सामने कैसा लगेगा? अब पंडित रुक गए। 3 लोग एक जैसी बात। कहीं मैं सच में तो कुत्ता ही नहीं उठा लाया? क्या मेरी नजरें धोखा दे रही थीं? नहीं। घबरा कर उन्होंने बकरे को नीचे उतारा और ध्यान से देखा, पर अब उनका विश्वास टूट चुका था। उन्हें बकरा भी कुत्ता ही लगने लगा। घबराहट में उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और सीधा घर की ओर भागे। उधर तीनों ठग झाड़ियों से बाहर आए, बकरा उठाया और खुशी से बोरे भर खा पीकर दावत उड़ाई। इसीलिए कहा गया है, एक बार झूठ बार बार बोला जाए तो सच जैसा लगने लगता है और लोग धोखे में आ जाते हैं। संदेश: बार बार कही गई गलत बात भी लोगों के मन में सच की तरह बैठ जाती है। इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कर दिखाया। कोई हमें रोक नहीं सकता। और वो बेचारे देखते रह गए। एक बार की बात है, ढोलकपुर के घने और हरे भरे जंगल में कुकू नाम की एक कोयल रहती थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि जो भी उसे सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन कुकू कोयल पेड़ की डाल पर बैठी बड़े आनंद से गा रही थी। मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ मीठा मीठा सुंदर गाना। उसका मधुर गीत पूरे जंगल में गूंजने लगा। तभी उसी रास्ते से वाह, एक जादूगर गुजर रहा था। कुकू की आवाज सुनकर कितनी वह वहीं रुक मधुर गया आवाज है। और मुस्कुराते हुए बोला, वाह, कुकू कोयल, तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल खरे सोने जैसी है। सोना? जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और आब्राकाडाब्रा। बोला, आज से जब भी तुम गाना गाओगी और गाते समय तुम्हारे मुंह से पानी की एक भी बूंद नीचे गिरेगी, सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, तुम कभी ऐसे लोगों के सामने गाना मत गाना जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हो। इतना कहकर जादूगर वहां से चला गया। कुछ देर बाद कुकू कोयल फिर से गाने लगी। तभी वहां चंपा लोमड़िया पहुंची। वह पेड़ के नीचे खड़ी होकर ध्यान से गाना सुनने लगी। गाते गाते कुकू के मुंह से पानी की एक बूंद गिरी और जमीन पर गिरते ही सोने में बदल गई। चंपा लोमड़ी की आंखें चमक उठी। अरे वाह, सोना! वह झट से सोना उठाकर अरे खुशी वाह! खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। सोना, इधर कुकू कोयल को कुछ भी पता नहीं चला और वह गाना गाती रही। तभी जंगल में एक शिकारी आ गया। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, वाह, कितनी मीठी आवाज है। गाते समय फिर कुकू के मुंह से पानी की बूंद गिरी और वह भी सोने में बदल गई। शिकारी ने कितनी सोना मीठी उठाया आवाज है। और खुश होकर बोला, लगता है आज तो किस्मत खुल गई। एक एक करके कई बूंदें गिरती रहीं
और सब सोने में बदलती गई। शिकारी मन ही मन सोचने लगा, शायद आज आसमान से सोने की बारिश हो रही है। की बारिश हो रही है। तभी उसकी नजर ऊपर बैठी कूकू कोयल पर पड़ी। अरे, ये तो इस कोयल के मुंह से निकल रहा है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा और अचानक जाल फेंक दिया। कुकू कोयल जाल में फंस गई। कोयल दुखी होकर बोली, धत, ये क्या कर बैठी मैं? जादूगर ने मना किया था, फिर भी मैंने सावधानी नहीं बरती। धत, ये क्या कर बैठी मैं? जादूगर ने मना किया था, फिर भी मैंने सावधानी नहीं बरती। शिकारी कोयल को लेकर राजा के दरबार पहुंचा और बोला, महाराज, ये कोयल गाना गाते समय सोना निकालती है। इसे रख लीजिए, बदले में मुझे राजमहल में रहने दीजिए। राजा सोच में पड़ गया। तभी मंत्री बोला, महाराज, ये सब झूठ है। महाराज, ये सब झूठ है। क्या कभी किसी चिड़िया के मुंह से सोना निकलते देखा है? राजा ने शिकारी से कहा, पहले मुझे सोना दिखाओ। पहले मुझे सोना दिखाओ। शिकारी ने कोयल से कहा, गाओ। लेकिन इस बार कुकू चुप रही। वह कोई गलती नहीं करना चाहती थी। राजा गुस्से में बोला, इस शिकारी को पकड़ लो और कोयल को आजाद कर दो। जैसे ही जाल खुला, कुकू ने गाना शुरू किया और तभी एक बूंद गिरी जो सोने में बदल गई। राजा और सभी दरबारी चौंक गए। राजा बोला, इसे पकड़ लो। चिड़िया को पकड़ लो। लेकिन कुकू अब सतर्क थी। वह फौरन उड़कर वहां से निकल गई और सीधे ढोलकपुर के जंगल पहुंच गई। अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और हर समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। उसने अपना महल अत्यंत भव्य और सुंदर बनवाया था। दूर दूर से लोग उस महल की सुंदरता देखने आया करते थे। महल में बेशकीमती संगमरमर लगे थे, लेकिन राजा का सबसे प्रिय स्थान उसका शयन कक्ष था। जब भी राजा अपने शयन कक्ष में जाता तो दिन भर की सारी थकान भूल जाता। कमरे की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां बारीक नक्काशी से सजी थीं। एक दिन राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था कि तभी उसे खिड़की से ठक ठक की आवाज सुनाई दी। राजा चौंक पड़ा और बोला, दरबारी, जरा बाहर जाकर देखो, ये आवाज कैसी है? दरबारी बाहर गया और लौटकर बोला, महाराज, आपकी खिड़की पर एक सुंदर चिड़िया बैठी है जो अपनी चोंच से शीशे पर ठक ठक कर रही है। राजा ने खिड़की खोली। तभी एक अत्यंत सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया कमरे में उड़ आई। उसके पंख चमकीले थे और आंखों में अद्भुत चमक थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा मुस्कुराते हुए, ऐसी सुंदर चिड़िया मैंने अपने राज्य में कभी नहीं देखी। लगता है तुम किसी और राज्य से आई हो। कुछ ही क्षणों में चिड़िया खिड़की से बाहर उड़ गई। राजा उसे देखने के लिए दौड़ा, लेकिन वह बगीचे में कहीं ओझल हो चुकी थी। अगले दिन फिर वही आवाज आई। जैसे ही राजा ने खिड़की खोली, वही चिड़िया फिर कमरे में आ गई। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा ने प्रेम से कहा, प्यारी चिड़िया, तुम रोज यहाँ आती हो। तुम हमारे महल के बगीचे में ही क्यों नहीं रुक जाती? तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। चिड़िया ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मुझे यहाँ रहने का निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद। मैं एक प्रवासी चिड़िया हूँ। राजन, जब हमारे राज्य में गर्मी बढ़ती है तब मैं ठंड की तलाश में यहाँ आती हूँ। राजा ने विनम्रता से कहा, तो क्या कुछ दिनों के लिए ही रुक जाओ?
चिड़िया मान गई। धीरे धीरे राजा और चिड़िया में गहरी मित्रता हो गई। राजा उसकी बहुत देखभाल करता और चिड़िया भी राजा से अत्यंत स्नेह करने लगी। समय कब बीत गया किसी को पता न चला, लेकिन फिर सर्दी बीत गई और गर्मी आ गई। चिड़िया राजन, उदास होकर बोली। अब मुझे अपने राज्य लौटना होगा। राजा की आंखें नम हो गईं। तुम्हारे बिना ये महल सूना हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ, अगली बार लौटकर हमेशा आपके साथ रहूंगी। छह महीनों के बिछोह के बाद चिड़िया राजा से मिलने के लिए उत्साहित थी। उसने सोचा, राजा के लिए कोई अनमोल उपहार ले जाऊं। उसके राज्य में एक ऐसा फल था जिसे खाने से शरीर रोग मुक्त हो जाता था। कायाकल्प फल। वह फल लेकर उड़ चली। रास्ते में रात हो गई। वह एक पेड़ पर सो गई। उसी पेड़ पर एक बीमार विषधर सांप रहता था। उसने उस फल का थोड़ा हिस्सा खा लिया और चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। अगले दिन चिड़िया दरबार पहुंची। राजन, ये कायाकल्प फल है। इसे खाने से आप सदा स्वस्थ रहेंगे। राजा जैसे ही फल खाने लगा, मंत्री ने महाराज, रोका। पहले इसकी जांच आवश्यक है। राजा ने अपने पालतू कुत्ते को फल खिलाया। फल खाते ही कुत्ते ने प्राण त्याग दिए। राजा टूट गया। तुमने मेरे साथ राजा विश्वासघात किया। क्रोधित होकर सिपाहियों, इस विश्वासघाती को पकड़ लो और मृत्यु की सजा दे सिपाहियों दो। ने चिड़िया को मार डाला। राजा बाद में बहुत पछताया, लेकिन देर हो चुकी थी। जहां चिड़िया को दफनाया गया वहीं एक अद्भुत पेड़ उगाया। उस पर वहीं फल लगे। राजा उन फलों को किसी को खाने नहीं देता था। सुनो सभी, इस पेड़ के फलों को कोई नहीं खाएगा। ये अत्यंत विषैले हैं, समझ गए? एक दिन राजा स्वयं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अंततः निराश होकर वह बगीचे में गया और बोला, यदि मृत्यु ही लिखी है तो इसी फल से सही। उसने फल खा लिया। क्षण भर में उसका शरीर स्वस्थ हो गया। राजा रो पड़ा और पेड़ से बोला, प्यारी चिड़िया, मुझे क्षमा कर दो। दोष तुम्हारा नहीं, मेरा था। राजा ने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया और जीवन भर चिड़िया की याद में उस बगीचे की सेवा करता रहा। कहानी की सीख। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय और बिना सच्चाई जाने किया गया संदेह सबसे पवित्र रिश्तों और सच्ची मित्रता को भी नष्ट कर सकता है। एक समय की बात है। किसी राज्य में एक बहुत ही नेक और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसके न्याय की प्रशंसा दूर दूर के राज्यों में होती थी। प्रजा उसे आदर और प्रेम की दृष्टि से देखती थी, किंतु राजा के जीवन में एक गहरी चिंता थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वो अपने राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर सदैव चिंतित रहता था। एक दिन राजा के महल में एक संत महात्मा का आगमन हुआ। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और पूरे आदर सत्कार के साथ उनकी सेवा की। संत राजा की भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। विदा लेते समय उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपकी सेवा और सद्भाव से बहुत प्रभावित हूँ। आप जो चाहे मांग सकते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि उसे राज्य संभालने योग्य एक पुत्र की प्राप्ति हो। संत महात्मा तथास्तु कहकर अपनी कुटिया की ओर चले गए। कुछ समय बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने बड़े उत्सव का आयोजन किया, प्रजा को मिठाइयाँ, वस्त्र और दान दिए। समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा होने लगा। एक दिन राजकुमार अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। दिन भर घूमने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। लौटते समय अचानक राजकुमार की दृष्टि एक भागते हुए हिरण पर पड़ी। वो उसे पकड़ने के लिए घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। हिरण भागते भागते एक छोटी बस्ती में जाकर ओझल हो गया। ये बस्ती डाकुओं की थी। हिरण का पीछा करते करते राजकुमार एक घर के पास पहुंचा, जहां एक पिंजरे में बंद तोता बैठा था। जैसे ही तोते की नजर राजकुमार पर पड़ी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, आओ, जल्दी आओ, इसे पकड़ लो, इसके पास कीमती आभूषण है। तोते की बात सुनकर राजकुमार समझ गया कि वो गलत जगह आ गया है। उसने तुरंत वहां से निकलने का प्रयास किया, परंतु तभी कई डाकू उसके पीछे पड़ गए। सौभाग्य से राजकुमार का घोड़ा तेज था और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे निकल गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक शांत और सुरक्षित स्थान दिखाई दिया, जहां एक आश्रम था। वहां भी एक पिंजरे में तोता बैठा था, लेकिन ये तोता बिल्कुल शांत था। राजकुमार को फिर संदेह हुआ। तभी वो तोता मधुर स्वर में बोला, आइए राजकुमार जी, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। ठहरिए, मैं अपने गुरुदेव को बुलाता हूँ। तोते की आवाज सुनकर एक मुनिवर बाहर आए। राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुनाई और पूछा, मुनिवर, डाकुओं की बस्ती में भी एक तोता था और यहाँ आश्रम में भी एक तोता है। दोनों एक ही जाति के हैं, फिर उनके स्वभाव में इतना अंतर क्यों? मुनिवर मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये अंतर संगत का है। डाकुओं के बीच रहने वाला तोता लूट, छल और हिंसा देखता रहा, इसलिए वैसा ही बन गया। वहीं आश्रम में रहने वाला तोता सदाचार, शांति और भक्ति के बीच पला, इसलिए उसका व्यवहार भी वैसा ही है। राजकुमार ने ये बात अपने हृदय में उतार ली और जीवन भर अच्छे लोगों की संगत में रहने का संकल्प लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जैसी संगत वैसी रंगत। मनुष्य और जीव जिस वातावरण और जिन लोगों के साथ रहते हैं, उन्हीं के गुण अवगुण अपनाने लगते हैं। अच्छी संगत हमें सदाचार, शांति और सही मार्ग पर ले जाती है, जबकि बुरी संगत गलत आदतों और बुरे कर्मों की ओर धकेल देती है। इसलिए हमेशा अच्छे और संस्कारी लोगों की संगत करनी चाहिए। एक था शेर, वह जंगल का राजा था। एक सियार उसका मंत्री था। शेर रोज अपने भोजन के लिए एक जानवर का शिकार करता था। इस शिकार में से एक हिस्सा सियार को मिलता था। मंत्री के रूप में सेवा करने का यह उसका मेहनताना था। एक दिन शेर बीमार हो गया। वह शिकार करने के लिए गुफा से बाहर नहीं जा सका। उसने सियार से कहा, आज मैं शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम जाओ, किसी प्राणी को ले आओ ताकि उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। कोई भी जानवर अपनी मर्जी से सियार ने मन में शेर की विचार गुफा में किया। नहीं आएगा। कोई जानवर अपनी खुशी से शेर की गुफा में नहीं आएगा, तो अब मैं क्या करूं? बहुत विचार करने पर उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, गधा सबसे बेवकूफ प्राणी है, मैं उसे झांसा देकर यहाँ ऐन ला सकता हूँ। सियार गधे के पास गया गधे भाई, और बोला, खुशखबरी है। गधे भाई, के मैं राजा शेर ने तुम्हारे तुम्हें लिए अपना नया खुशखबरी मंत्री बनाने लाया का हूं। फैसला किया है। जंगल के राजा ने तुम्हें अपना मंत्री बनाने का निश्चय किया है। तुम अभी मेरे साथ चलकर उनसे भेंट कर लो। ये सुनकर गधे को बहुत खुशी हुई। वह सियार के साथ शेर की गुफा में गया। उसको देखते ही भूखा शेर उस पर टूट पड़ा और उसे मार डाला। फिर उसने सियार से कहा, मैं नदी में स्नान करके आता हूं। तब तक तुम इस शिकार का ख्याल रखना। शेर नदी की ओर चला गया। सियार भी बहुत भूखा था। शेर के वापस आने से पहले वह गधे के दिमाग को चट कर गया। जब शेर वापस लौटा, उसने गधे की ओर देखा, कहा, इस प्राणी का दिमाग कहाँ है? सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर गधे को दिमाग होता तो क्या वह यहाँ आता? गधे को तो दिमाग होता ही नहीं। शिक्षा धूर्त अपनी चालाकी से कभी नहीं चूकता। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटे थे। बूढ़ा व्यक्ति स्वभाव से कंजूस था, लेकिन वह वस्तुओं के उपयोग के मामले में बहुत समझदार था। वह हर चीज को बचा बचा कर रखता और सोच समझकर इस्तेमाल करता था।
उसके पास एक पुराना चांदी का पात्र था। वह उसके जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने उसे बड़े जतन से संभाल कर एक संदूक में बंद कर रखा था। उसका मानना था कि हर कीमती चीज का उपयोग सही अवसर आने पर ही होना चाहिए। इसीलिए वह उस पात्र को यूं ही प्रयोग में नहीं लाना चाहता था। एक दिन उसके घर एक संत आए। जब भोजन परोसने का समय आया आइए तो बूढ़े महाराज, व्यक्ति के अंदर मन में पधारिए। एक क्षण के लिए विचार आया, क्यों ना आज संत को चांदी के पात्र में भोजन परोसूं। लेकिन अगले ही पल उसने अपने विचार को रोक लिया। उसने सोचा, ये संत तो गांव-गांव यह भटकते संत रहते हैं। तो गांव-गांव भटकते रहते हैं। इनके लिए अपना कीमती पात्र क्यों निकालूं? जब कोई राजसी व्यक्ति मेरे घर आएगा तभी इस पात्र का जब कोई उपयोग राजसी करूंगा। व्यक्ति मेरे घर आएगा ये सोचकर तभी उसने इस चांदी का पात्र का पात्र नहीं उपयोग निकाला। करूंगा। कुछ दिनों बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया कि आज चांदी का पात्र निकाल लिया जाए। किंतु फिर उसने सोचा, ये तो राजा का मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर पधारेंगे तभी अपने इस अमूल्य पात्र का उपयोग करूंगा। और इस बार भी चांदी का पात्र संदूक में ही बंद रहा। कुछ दिन और बीते। एक दिन स्वयं राजा उसके घर पूजा करने आए, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी समय राजा पड़ोसी राज्य से युद्ध हार चुके थे। उनके राज्य के कुछ हिस्सों पर पड़ोसी राजा ने कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, राजा अभी अभी युद्ध हार कर आए हैं। उनका गौरव अब पहले जैसा नहीं रहा। चांदी के पात्र में तो किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन करना चाहिए। ये सोचकर उसने इस बार भी चांदी का पात्र नहीं निकाला। इस तरह वह कीमती पात्र जीवन भर बिना उपयोग के पड़ा रहा। कुछ समय बाद उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ने उसका संदूक खोला। उसमें उसे वही चांदी का पात्र मिला जो अब काला पड़ चुका था। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा, इसका क्या करें? पत्नी ने काले पड़े पात्र को देखा, मुंह बनाया और बोली, अरे अरे, इसका क्या करना है? कितना गंदा पात्र है। इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल लो। उस दिन के बाद से घर का पालतू कुत्ता उसी चांदी के पात्र में भोजन करने लगा। जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा, अंततः उसकी यही गति हुई। कहानी हमें यही सिखाती है, किसी वस्तु का मूल्य तभी है जब उसका उपयोग किया जाए। बिना उपयोग के पड़ी हुई कीमती वस्तुओं का भी कोई मूल्य नहीं होता। एक घना जंगल था, हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ, जहां हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जिसे सब जंगल का राजा कहते थे। शेर बड़ा ही ताकतवर था और रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करता था। उसकी दहाड़ से सारा जंगल कांप उठता था। इस कारण सभी जानवर उससे बहुत डरते थे और उसके रास्ते से दूर दूर रहते थे। धीरे धीरे शेर को शिकार मिलना मुश्किल होने लगा, क्योंकि कोई भी जानवर उसके पास आता ही नहीं था। अब शेर को भूख सताने लगी। उसने एक योजना बनाई और एक चालाक लोमड़ी को अपने काम पर रख लिया। शेर ने कहा, लोमड़ी, तुम्हें बस इतना करना है कि बाकी जानवरों के ठिकाने का पता लगाकर मुझे बताना, फिर मैं जाकर उन्हें पकड़ लूंगा। लोमड़ी रोज जंगल घूमती और जानवरों की खबर शेर को दे देती। शेर आसानी से शिकार करता और लोमड़ी को भी हिस्सा देता। धीरे धीरे शेर को लगा कि अब सारे जानवर फिर से उससे डरने लगे हैं। एक दिन शेर ने जिज्ञासावश लोमड़ी से पूछा, बताओ, बाकी जानवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं? लोमड़ी बोली, महाराज, हर जानवर आपसे कांपता है। कोई भी आपके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता। आप ही जंगल के सच्चे राजा हैं। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। शेर गर्व से मुस्कुराया और बोला, और तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? चालाक लोमड़ी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, सच्चाई ये है कि अगर मैं आपको जानवरों का ठिकाना न बताऊं तो आप खुद शिकार नहीं कर सकते। अगर मैं एक दिन भी छुट्टी ले लूं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे बिना आपका जीवन कितना कठिन है।
शेर यह सुनकर क्रोधित हो गया पर कुछ नहीं बोला। अगले दिन लोमड़ी सच में नहीं आई। शेर ने बहुत देर तक इंतजार किया, फिर खुद ही शिकार पर निकल पड़ा। दूर उसे एक खरगोश दिखा। शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, मगर तभी खरगोश को उसकी आहट सुनाई दी और वह भागने लगा। शेर ने छलांग लगाई और खरगोश को पंजे में दबोच लिया। उसी वक्त वहां से एक हिरण गुजरा। शेर का ध्यान भटक गया और वह हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। हिरण तेज था, वह भाग निकला। शेर थककर लौटा तो देखा खरगोश भी भाग चुका था। अब शेर के हाथ कुछ भी नहीं आया। वह पछताया, काश मैं लालच न करता तो कम से कम खरगोश तो मिलता। पास की झाड़ियों में छिपी लोमड़ी यह सब देख रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, शेर सिर्फ घमंडी नहीं बल्कि लालची भी है, और जो लालची होता है उसके हाथ कुछ नहीं आता। शेर का दूसरा सबक। कुछ समय बाद उसी जंगल में शेर ने एक नया नियम बनाया। उसने सब जानवरों को बुलाया और कहा, अब से हर रोज मेरे भोजन के लिए एक जानवर खुद मेरे पास आएगा। अगर किसी दिन कोई नहीं आया तो मैं सबको सजा दूंगा। सारे जानवर डर गए। शेर ने हिरण को अपना सेवक बना दिया और कहा, हर सुबह एक जानवर मेरे पास लेकर आना। बेचारा हिरण डर के मारे बोला, जी महाराज, जैसा आप कहें। अब रोज एक जानवर शेर के पास लाया जाता और वह उसे खा जाता। जंगल में सन्नाटा छा गया। सब जानवर उदास थे क्योंकि उन्हें पता था एक दिन उनकी बारी भी आएगी। एक दिन तेज बारिश होने लगी। सारे जानवर अपने घरों में छिप गए, मगर शेर बारिश में भीगता रहा। सुबह होते होते उसे जोर का जुकाम हो गया। वह बोल भी नहीं पा रहा था। कई दिनों तक वह बीमार पड़ा रहा और कुछ खा नहीं सका। उसकी हालत खराब होने लगी। ये देखकर बाकी जानवरों को दया आ गई। उन्होंने जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी की और दवा बनाई। लेकिन सवाल था, शेर को दवा देने कौन जाएगा? सब डर गए। आखिरकार गोरिल्ला ने हिम्मत दिखाई और बोला, मैं जाऊंगा। गोरिल्ला शेर की गुफा में गया और बोला, महाराज, हम सब ने आपके लिए दवा बनाई है, कृपया इसे ले लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। हम सब ने आपके लिए दवा शेर ने दवा नहीं ली, ले लीजिए, इससे पर आप कुछ ठीक दिन बाद भूख और कमजोरी से विवश होकर उसने दवा खा ली। थोड़े ही दिनों में वह ठीक हो गया। उसने सोचा, जानवरों ने मेरी इतनी मदद की, फिर भी मैंने हमेशा उन्हें सताया। पर उसकी यह सोच ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही वह ठीक हुआ, फिर से वही पुराना स्वभाव लौट आया। एक दिन उसने देखा कि उसका सेवक हिरण पास में घास खा रहा है। शेर बोला, हिरण, अब मैं मांस नहीं खाता। दवा खाने के बाद मुझे घास ही अच्छी लगती है। हिरण खुश होकर बोला, महाराज, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां बहुत स्वादिष्ट घास है। चलिए, मैं आपको वहां ले चलता हूं। शेर मुस्कुराया, चलो। जब वे दोनों एक सुनसान जगह पहुंचे तो शेर ने छलांग लगाई और हिरण को मार डाला। वह अपने ही सेवक को खा गया। बाकी जानवर यह देखकर समझ गए, दुष्ट पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने दुश्मनों या स्वार्थी लोगों पर कभी भरोसा मत करो। लालच और घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। एक घने जंगल में एक घमंडी नाग रहता था। वो रोज छोटे छोटे जीवों जैसे चिड़ियों के अंडे, छिपकलियां, चूहे, मेंढक, खरगोश आदि को खा जाता। इस तरह वो दिन भर खाकर सुस्त पड़ा रहता और धीरे धीरे बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया। अब उसे अपने बल का घमंड हो गया था। एक दिन नाग ने सोचा, मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जीव हूँ, मुझे इस जंगल का राजा होना चाहिए। अब मुझे किसी बड़े और सुंदर स्थान पर रहना चाहिए ताकि मेरी शान के अनुरूप हो। ये सोचकर उसने एक विशाल पेड़ के नीचे रहने का निर्णय लिया। लेकिन उस पेड़ के पास एक चींटियों का बिल था। वहां मिट्टी के छोटे छोटे ढेर जमा थे। नाग को ये सब अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में बोला, ये कैसी गंदगी है, ये सब तुरंत हटाओ। मैं इस जंगल का नागराज हूँ और ये जगह अब मेरी है, जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ।
जंगल के बाकी जानवर तो नाग की आवाज सुनकर डर गए, लेकिन नन्ही चींटियां नहीं डरी। वो शांति से अपने काम में लगी रहीं। नाग का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी पूंछ से उनके बिल पर जोरदार प्रहार किया। इससे मिट्टी बिखर गई और बहुत सी चींटियां घायल हो गई। ये देखकर बाकी चींटियां गुस्से से बाहर निकल आईं। पल भर में हजारों चींटियां नाग के शरीर पर चढ़ गईं और उसे काटने लगीं। नाग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में सैकड़ों कांटे चुभ गए हों। वो दर्द से तड़पने लगा, जमीन पर लौटने लगा, पर चींटियां उसे छोड़ने वाली नहीं थीं। कुछ ही देर में नाग का सारा बल और घमंड मिट्टी में मिल गया। वो दर्द से तड़प तड़प कर मर गया। शिक्षा: कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है। एक घने जंगल में एक बड़े पेड़ पर एक गौरैया ने अपना सुंदर सा घोंसला बनाया हुआ था। वो शांति से वहीं अपने अंडों और बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन बहुत कड़कड़ाती ठंड पड़ी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जंगल के सभी जानवर ठिठुरने लगे। उसी पेड़ के नीचे 3-4 बंदर ठंड से कांपते हुए आए और पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिल जाए तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाव दिया, देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी हुई हैं, इन्हें इकट्ठा करके हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का कोई उपाय सोचते हैं। सभी बंदरों ने मिलकर सूखी पत्तियों और टहनियों का एक बड़ा ढेर बना दिया। वे सब गोल घेरे में बैठकर सोचने लगे कि अब इसे कैसे सुलगाया जाए ताकि आग जल सके। इतने में एक बंदर की नजर दूर उड़ते हुए एक जुगनू पर पड़ी। वो उछल पड़ा और बोला, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर अगर पत्तियों के नीचे रख दें और फूंक मारे तो आग जल जाएगी। ये सुनते ही बाकी बंदर भी उधर दौड़ पड़े। पेड़ पर बैठी गौरैया ये सब देख रही थी। उसने सब समझ लिया कि वे जुगनू को आग समझ रहे हैं। गौरैया ने सोचा, ये बेवकूफ अपनी जान भी खतरे में डाल सकते हैं। गौरैया ने धीरे से कहा, बंदर भाइयों, वो चिंगारी नहीं, जुगनू है, इससे आग नहीं सुलगाई जा सकती। एक बंदर ने गौरैया को घूर कर देखा और गुर्राते हुए बोला, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप अपने घोंसले में बैठ, हमें सिखाने मत चल। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी दोनों हथेलियों में पकड़ने में सफल हो गया। उसने उसे पकड़कर सूखी पत्तियों के ढेर के नीचे रख दिया। अब सब बंदर ढेर के चारों ओर बैठकर फूंक मारने लगे ताकि आग जल जाए। गौरैया ने फिर समझाया, भाइयों, आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। अगर सच में आग जलानी है तो 2 पत्थरों को आपस में रगड़ो, उससे चिंगारी पैदा होगी और फिर आग सुलगाई जा सकती है। पर बंदर अंधे क्रोध में बोले, चुप रह, तू हमें समझाती है, हम जानते हैं कैसे आग जलाते हैं। गौरैया ने एक आखिरी बार कहा, भाइयों, मेरी बात मान लो, कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़कर देखो, आग उसी तरह बनेगी। अब बंदर फूंक मार मार कर थक चुके थे। आग नहीं जल रही थी, इसलिए वे बहुत गुस्से में आ गए। एक बंदर बोला, इस चिड़िया की वजह से ही आग नहीं जल रही, इसे सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर वो बंदर उछला, पेड़ पर चढ़ा और गौरैया को पकड़ लिया। गुस्से में उसने गौरैया को पेड़ के तने पर जोर से पटका, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर पड़ी और मर गई। कहानी की सीख: मूर्ख और जिद्दी व्यक्ति को सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे ना तो किसी की बात मानते हैं और ना ही सच्चाई को समझते हैं। अज्ञानी से विवाद करना अपने लिए नुकसानदायक होता है। ज्ञान की बात भी तभी सार्थक होती है जब सामने वाला उसे समझने की क्षमता रखता हो। बहुत बहुत समय पहले हरे भरे हरितानंद जंगल में 2 शेर रहते थे। एक था शेरू राजा, दयालु, समझदार और न्यायप्रिय। दूसरा था उसका भाई काला शेर, घमंडी, लालची और बहुत गुस्सैल। दोनों भाई थे, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। शेरू चाहता था कि जंगल में शांति और बराबरी बनी रहे,
जबकि काला शेर सोचता था, जिसके पास ताकत है वही राजा। एक दिन शेरू राजा अपने दरबार में बैठा था। कई जानवर अपनी अपनी परेशानियां लेकर आए थे। तभी चिंटू चूहा डरते डरते बोला, महाराज, हमारी हालत बहुत खराब है। जो जमीन अनाज उगाने लायक थी उस पर आपके भाई काला शेर ने कब्जा कर लिया है। बाकी जमीन इतनी बंजर है कि जितनी मेहनत करो पेट भरने लायक भी अनाज नहीं मिलता। शेरू राजा ने गहराई से सोचा और बोला, चिंटू, तुम्हारी बात सही है। अन्याय चाहे कोई भी करे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं वादा करता हूं इसका हल जरूर निकालेंगे। उधर दूसरी तरफ काला शेर अपने साथी घुंटा भेड़िया के साथ घूम रहा था। वो बोला, शिकार कम होता जा रहा है, अब तो भूख से मर जाएंगे हम। घुंटा बोला, महाराज, आपके इलाके में अब कोई जानवर नहीं बचा, बस एक ही बकरा और उसका बच्चा बचे हैं, भोलू बकरा। काला शेर की आंखें लाल हो गईं। तो फिर आज का खाना तय हुआ, चाहे वो शेरू के इलाके में ही क्यों ना छुपा हो, मैं उसे खाकर ही दम लूंगा। भोलू बकरा और उसका छोटा बच्चा झाड़ियों में छिपे कांप रहे थे। अचानक काला शेर झपटने को हुआ कि एक गरजती आवाज आई। बस सामने खड़ा था शेरू राजा। उसने कहा, काला, ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। मैंने कहा है कि बूढ़े या बीमार जानवरों पर ही शिकारी का अधिकार है, मासूमों पर पंजा उठाना मना है। काला शेर गुर्राया, तू मुझे रोकेगा? मैं पूरे जंगल का राजा हूँ। शेरू बोला, राजा वो नहीं जो ताकत से डराए, राजा वो है जो कमजोर को भी जीने का हक दे। काला शेर गुस्से में चला गया, पर उसके मन में बदले की आग जलने लगी। रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। काला शेर अपने अंधेरे अड्डे में बोला, घुंटा, अब हम शेरू को उसके ही जंगल में कमजोर करेंगे। तालाब में सड़ा मांस डाल दो और उसके अनाज चुरा लो। जब उसकी प्रजा भूखी प्यासी होगी तो मैं जाऊंगा उन्हें बचाने और सब मुझे राजा मान लेंगे। दोनों ने वही किया। सुबह हुई, तालाब से बदबू आने लगी, मछलियां मर गईं और अनाज भी चोरी हो गया। शेरू राजा ने देखा तो बोला, ये सिर्फ चोरी नहीं, साजिश है। उसने अपने भरोसेमंद दोस्तों को बुलाया। विजय, घोड़ा सबसे तेज दौड़ने वाला, बलवंत, हाथी सबसे ताकतवर, ढोलू, गधा मजाकिया पर बहुत समझदार, लूना, लोमड़ी चालाक और होशियार, चिंटू, चूहा छोटा पर बहुत बुद्धिमान। शेरू ने सबको काम सौंपा। विजय, तुम सीमा की चौकसी बढ़ाओ। बलवंत, तालाब को साफ करो। ढोलू, लोगों के बीच जाकर डर दूर करो। लूना, तुम काला शेर के इलाके में जाकर सच्चाई का पता लगाओ। लूना लोमड़ी रात में चुपके से काला शेर के इलाके में पहुंची। वहां उसने सुना काला शेर और घुंटा बात कर रहे थे। पहला वार कामयाब रहा। अब भूख से सब एक दूसरे से लड़ेंगे, फिर हम आएंगे उन्हें बचाने के नाम पर। लूना ये सब सुन ही रही थी कि चर्र, टहनी टूट गई। घुंटा चिल्लाया, कौन है वहां? लूना लोमड़ी भागी और किसी तरह बच निकली। अगली सुबह लूना राजा के पास पहुंची। महाराज, ये सब काला शेर की चाल है, वो सबको भूखा रखकर आपको गिराना चाहता है। शेरू मुस्कुराए, अब समय है उसके दिमाग की चाल को उसी पर इस्तेमाल करने का। अब जंगल में हर जानवर तैयार था। विजय दौड़ा सीमाओं पर, बलवंत ने तालाब को चमका दिया, ढोलू ने सबको हंसाकर डर दूर किया, चिंटू ने चोरी से काला शेर के अनाज में छेद कर दिया और लूना ने घुंटा के मन में शक डाल दिया। सुना है काला शेर तुम्हारा हिस्सा खुद खाने वाला है। घुंटा गुस्से में फट पड़ा। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। उसी वक्त शेरू राजा वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, काला, तूने जंगल का कानून तोड़ा, फिर भी मैं तुझे माफ कर रहा हूं। राजा वो है जो नफरत नहीं, दया से जीतता है। काला शेर हार गया, लेकिन जिंदा छोड़ा गया। धीरे धीरे हरितानंद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। तालाब साफ, अनाज भरा और हर जानवर खुश रहने लगा। शेरू राजा ने कहा, हम सबकी ताकत हमारी एकता है। अगर हम साथ हैं
तो कोई बुरा इरादा हमें कभी नहीं तोड़ सकता। सबने मिलकर जयकार किया, हरितानंद जंगल की जय। और बच्चों, इस कहानी का संदेश है, ताकत बड़ी नहीं होती, सच्ची ताकत होती है दया, एकता और न्याय में। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। राम बड़ा भाई था और श्याम छोटा। राम का स्वभाव बहुत मस्त मौला था। वह दिन भर बस हंसी मजाक में समय बिताता, मेहनत करने से हमेशा गतराता रहता। वहीं श्याम बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह खेतों में काम करता, पसीना बहाता और पूरे घर का खर्च उठाता। राम श्याम की एक ही मेहनत की कमाई पर ही मौज करता। फिर भी श्याम कभी शिकायत नहीं करता था। राम खुद भरपेट भोजन करता और श्याम के लिए बस जो बच जाता वही छोड़ देता। एक दिन की बात है, सूरज ढल चुका था और दिन भर की थकान से चूर श्याम जब घर लौटा तो देखा घर खाली था। राम कहीं बाहर गया हुआ था और रसोई में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। भूख से परेशान श्याम की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप घर के बाहर जाकर बैठ गया। इसी दौरान गांव के प्रधान जी उधर से गुजरे। उन्होंने देखा कि श्याम उदास बैठा है। प्रधान जी ने पूछा, क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों बैठे हो? पहले तो श्याम ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब प्रधान जी ने प्यार से पूछा तो उसने अपनी पूरी आप बीती सुना दी। श्याम की बात सुनकर प्रधान जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने श्याम को अपने घर ले जाकर भरपेट भोजन करवाया और बोले, श्याम, तुम मेहनत करते हो और तुम्हारा बड़ा भाई बस मौज करता है। अब समय आ गया है कि उसे सबक सिखाओ। उससे कहो या तो काम करे या फिर बंटवारा करे। जब वह अकेला रहेगा तब उसे तुम्हारी कीमत समझ आएगी। श्याम को प्रधान जी की बात बहुत सही लगी। वह घर लौटा और राम से बोला, भैया, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। राम जानता था कि बंटवारे से उसका नुकसान होगा, इसलिए पहले तो वह मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब श्याम ने जिद की तो राम बोला, ठीक है, अगर तुम्हें बंटवारा ही चाहिए तो कर लेते हैं। पिताजी हमारे लिए सिर्फ 3 चीजें छोड़ गए थे, एक कंबल, एक भैंस और एक जामुन का पेड़। इन्हीं का बंटवारा होगा। श्याम बोला, मुझे मंजूर है। राम ने चालाकी दिखाते हुए कहा, कंबल को काटेंगे तो किसी के काम का नहीं रहेगा, इसलिए दिन में यह तुम्हारा रहेगा और रात में मेरा। भैंस को भी आधी नहीं बांट सकते, तो उसका आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का मेरा। और जामुन का पेड़, उसका नीचे का हिस्सा तुम्हारा, ऊपर का मेरा। श्याम भोला था, उसे राम की चाल समझ में नहीं आई और वह खुश होकर मान गया। अगले दिन तेज धूप थी, इसलिए दिन में श्याम को कंबल की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही शाम ढली उसने कंबल ओढ़ लिया। थोड़ी ही देर में राम आ पहुंचा और बोला, रात का समय मेरा है, कंबल दो। श्याम ठंड से कांपता रह गया और राम आराम से कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह श्याम भैंस को चारा डालने और दूध दूहने बैठा। तभी राम आया और बोला, दूध निकालने का हक मेरा है क्योंकि भैंस का पीछे का हिस्सा मेरा है। राम ने बाल्टी छीन ली और खुद दूध दूहने लगा। बेचारा श्याम कुछ नहीं बोला, बस जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहां पेड़ पर मीठे जामुन लटके थे। श्याम ने कुछ जामुन तोड़कर खाने ही शुरू की थे कि राम फिर आ पहुंचा। राम चिल्लाया, अरे तू मेरे जामुन खा रहा है? पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा है, नीचे का तना और जड़ तेरे हिस्से में है। अब श्याम को समझ में आ गया, राम ने हर चीज में चालाकी की थी। वह सीधे प्रधान जी के पास पहुंचा और सब बताया। प्रधान जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो श्याम, अब उसे सबक मिलेगा, बस वैसा ही करना जैसा मैं कहता हूं। श्याम ने वैसा ही किया। अगले दिन श्याम ने दिन के समय कंबल को पानी में भिगो दिया। रात को जब राम कंबल लेने आया तो वह भिगा हुआ था। राम गुस्से में बोला, ये क्या किया तूने? अब मैं क्या ओढ़ूंगा? श्याम बोला, दिन में कंबल मेरा होता है, मैं जो चाहूं करूं। राम झल्ला गया। अगली सुबह जैसे ही राम दूध दूहने बैठा, श्याम ने भैंस के आगे के हिस्से पर जोर से लाठी मारी। भैंस भड़क गई और राम के चेहरे पर जोर की दुलत्ती मारी। राम गिर पड़ा, दूध की बाल्टी भी उड़ गई। राम चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? श्याम बोला, भैंस का आगे का हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहूं करूं।
राम हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा श्याम कुल्हाड़ी लेकर जामुन का पेड़ काटने जा रहा है। राम दौड़ता हुआ बोला, तू पागल हो गया है क्या? पेड़ काट देगा तो जामुन कहां से खाएंगे? श्याम बोला, मेरा हिस्सा तो नीचे का है, मैं अपने हिस्से के साथ जो चाहूं करूं। अब राम के होश ठिकाने आ गए। उसे समझ आ गया कि श्याम ने उसकी चालाकी का जवाब दे दिया है। राम श्याम के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भाई मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी तेरे साथ धोखा नहीं करूंगा। चल, अब से हम दोनों साथ साथ मेहनत करेंगे और खुश रहेंगे। श्याम मुस्कुराया और दोनों भाई गले लग गए। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। कहानी से सीख, जीवन में असली सफलता चालाकी या धोखे से नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। क्योंकि छल से पाया हुआ सुख थोड़ी देर का होता है, पर मेहनत और सच्चे दिल से कमाया हुआ फल हमेशा आनंद और सम्मान देता है।